नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th चैप्टर 4 हिस्ट्री जिसका नाम है 3 वर्ग द थ्री ऑर्डर्स इसके नोट्स को लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो टॉपिक्स है इसके अंदर वो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं क्योंकि ये सिलेबस के हिसाब से नए टॉपिक्स जो इस बार ऐड किए गए हैं वो काफी महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो हिस्ट्री के बच्चों के लिए जो जिन्होंने क्लास 11th में हिस्ट्री ले रखा है, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये। तो आइए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री क्लास 11th चैप्टर 4 जिसका नाम है 3 वर्ग। इसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है 3 वर्ग होता क्या है, 3 वर्ग क्या है? तो यूरोप जो है उसके अंदर फ्रांसीसी समाज मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित था। जब मैंने आपको फ्रांसीसी क्रांति क्लास 9th में पढ़ाया था तो बताया था कि जो यूरोप का राजा था लुई 16वां, उन्होंने फ्रांस के समाज को 3 अलग-अलग भागों में बांट दिया था। इन्हीं तीनों भागों को ना हम 3 वर्ग के रूप में देखते हैं। हालांकि फ्रांस जो है वो यूरोप के अंदर है, तो इसे हम यूरोपियन कंट्री फ्रांस के भागों के बारे में भी कह सकते हैं कि यूरोप के अंदर जो फ्रांस है उसके समाज को वहां के राजाओं ने 3 अलग-अलग भागों में विभाजित कर दिया था। अब वो 3 वर्ग क्या थे वो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से क्लास 11th के हिस्ट्री में भी हमें पढ़ना है। इसलिए मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ जो पहले के चैप्टर्स हैं, जो पहले के सब्जेक्ट हैं, उन्हें बड़े ध्यान से पढ़ें ताकि वो कहीं न कहीं आपको आगे एग्जाम में काम होंगे उसके। तो सबसे पहला वर्ग जो था वो तो था पादरी वर्ग। पादरी वर्ग मतलब समझ लीजिए कि जो उस समय फ्रांस के अंदर पूजा पाठ करवाने का काम करते थे। जैसे कि हमारे भारतीय संस्कृति में पूजा पाठ करवाने का काम कौन करता है? ब्राह्मण करते हैं, पंडित करते हैं। तो यही था उस समय का पादरी वर्ग जो फ्रांस के अंदर हुआ करता था। इसमें पहला पॉइंट है ईसाई समाज का मार्गदर्शक। मतलब ईसाई समाज जो क्रिश्चियन लोग थे ना, उनके मार्गदर्शन करने के लिए पादरी वर्ग हुआ करते थे। चर्च के अंदर ये फादर वगैरह रहा करते थे, जो ईसाई समाज को सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित किया करते थे। दूसरा पॉइंट है इसमें चर्च में धर्मोपदेश। चर्च के अंदर जो ईसाइयों का पवित्र, जैसे हमारे हिंदुओं का पवित्र स्थान मंदिर माना जाता है, वैसे ही ईसाइयों का जो पवित्र स्थान होता है जहाँ पे वो पूजा पाठ करते हैं उसे हम चर्च कहते हैं। तो चर्च के अंदर धर्म को लेके उपदेश देना, ईसा मसीह के जीवन के बारे में बताना, ईसा मसीह के द्वारा किए गए कार्यों का विश्लेषण करना, ये सारी चीजें जो थी वो चर्च के अंदर हुआ करती थी। तीसरे नंबर पे है भिक्षु। निश्चित नियमों का पालन करना, जो क्रिश्चियन के नियम होते हैं, जो इनके धर्म ग्रंथ में, जैसे हमारे धर्म ग्रंथ में रामायण है, महाभारत है, ऐसे ही इनके अंदर जो धर्म ग्रंथ होता है उसे हम बाइबल कहते हैं। तो बाइबल के अंदर जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उन सभी नियमों का पालन करना, यही सारी चीजें पादरी वर्ग के अंदर होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देते हैं, हमारे भारत के अंदर भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते ही हैं। सबका अपना-अपना धर्म है, सभी अपने-अपने धर्म को फॉलो भी करते हैं और सभी अपने धर्म की पुस्तकों के माध्यम से अपने आचरण और विचार को बनाते हैं। ऐसा ही कुछ उस समय के पादरी वर्ग के अंदर भी था कि उनके अंदर जो उनका पवित्र ग्रंथ है, बाइबल के अंदर लिखे हुए जितनी भी बातें हैं उनका पालन करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है धार्मिक समुदायों में रहना। धार्मिक समुदायों कहने का मतलब है कि अब जो चर्च के लोग होते हैं या फिर जो ईसाई होते हैं या जो क्रिश्चियन होते हैं, वो सभी क्या करते हैं? वो सभी अपने समुदाय में रहते हैं। अपने समुदाय कहने का मतलब है कि पूजा पाठ करने के लिए सही जगह पर इकट्ठा होके, अब चर्च के अंदर जितने भी समुदाय के लोग जाते हैं पूजा पाठ करने, वो कौन से समुदाय के होते हैं? वो सारे क्रिश्चियन समुदाय के ही तो होते हैं ना। तो और मंदिर में ज्यादातर लोग आपको हिंदू समुदाय के दिख जाएंगे, मस्जिद में ज्यादातर आपको मुस्लिम समुदाय के दिख जाएंगे। तो यही सारी चीजें हैं कि इनको जो 3 भागों में बांटा गया है यूरोप के अंदर फ्रांसीसी समाज को, तो उसमें जो सबसे पहला वर्ग आता है वो है पादरी वर्ग। इसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आम आदमी से दूर मठों में निवास। जहाँ पे आम आदमी रहते हैं उनसे दूर होके कहीं अलग एकांत में जाके इनका निवास होता था। जो भी पादरी होते थे ना, वो भीड़-भाड़ वाले एरिया में नहीं रहते थे या फिर जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती थी, वहाँ पे वो नहीं रहते थे। वो ऐसे जगह पे रहते थे जहाँ पर लोगों की संख्या कम हुआ करती थी। मतलब आम आदमी के निवास के स्थान से दूर अपना मठ बनाना। अब देखिए मठ समझते हो? मठ हमारा हिंदू धर्म की बातें हैं। मठ का मतलब हो गया एक ऐसा स्थान जहाँ पे पूजा पाठ करने वाले पंडित
मंडप सब ग्रुप बना के रहा करते थे। मैंने आपके आपके साथ पहले भी बताया है कि धार्मिक समुदायों के साथ में रहना मतलब एक समुदाय बना के रहना। ऐसे ही जो पृष्ठ हुआ करते हैं, पृष्ठ को ही हम हिंदी में पादरी कहते हैं। तो जो पृष्ठ होते थे वो आम आदमी जहाँ पे रहते थे उससे दूर रहा करते थे, उससे अलग रहा करते थे। तो ये हमारा 3 वर्ग में पादरी वर्ग है। दूसरा जो है वो हमारा है अभिजात वर्ग। अब हम अभिजात वर्ग को जान लेते हैं कि ये भी फ्रांसीसी क्रांति के समाज में जो दूसरा वर्ग था, 3 वर्गों में बाँटा गया था वहाँ के राजाओं के द्वारा। पहला तो था पादरी वर्ग, वो आपने समझ लिया। दूसरा है अभिजात वर्ग। तो अभिजात वर्ग में सैन्य क्षमता हुआ करता था क्योंकि इसके अंदर खुद राजा भी आता था। जो पादरी वर्ग के बाद अभिजात वर्ग है, उस वर्ग के अंदर राजा खुद आया करता था। तो राजा के पास उस समय सैनिक वगैरह हुआ करता था। तो सैन्य क्षमता से भरपूर हुआ करता था फ्रांसीसी समाज का ये दूसरा वर्ग। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है अपनी संपदा पर अस्थायी नियंत्रण। अपनी संपदा पर अस्थायी नियंत्रण कहने का मतलब है जितने भी अभिजात वर्ग के अंदर लोग आया करते थे, उनका अपनी प्रॉपर्टी पर, अपने पैसे पे, अपने रुतबे पर नियंत्रण हुआ करता था, वो उसके मालिक खुद हुआ करते थे। इसके अलावा इनके पास न्यायपालिका के अंतर्गत न्यायालय लगाने का अधिकार था। ये लोगों के साथ न्याय भी करते थे। न्याय करने का मतलब है कि जब एक प्रजा हुआ करती है तो आपको पता है प्रजा के अंदर कई सारे परेशानियां उठती रहती है। तो आज तो डेमोक्रेसी है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन उस समय इस प्रकार के कोर्ट नहीं हुआ करते थे, इस प्रकार के न्यायालय नहीं हुआ करते थे। उस समय राजा जो हुआ करता था वही अपने हिसाब से लोगों के साथ बैठकर न्याय करने की बात किया करता था। अपनी मुद्रा का प्रचलन था। अभिजात वर्ग में अपनी मुद्रा का प्रचलन कहने का मतलब है कि राजा ने खुद से अपने हिसाब से करेंसी का निर्माण किया था, पैसे का निर्माण किया था, जिससे आपस के उसके साम्राज्य के अंदर के लोग किसी भी चीज को खरीद सकते थे, किसी भी चीज को ला सकते थे, व्यापार कर सकते थे। तो ये मुद्रा का प्रचलन था अभिजात वर्ग के अंदर। नेक्स्ट है नाइट। नाइट के बारे में हमने क्लास 8 में भी पढ़ा है कि नाइट क्या होता है। नाइट को ना हम अश्वारोही भी कहते थे। उस समय जो घोड़ों की सवारी किया करते थे उसे हम नाइट कहते थे। और जो घोड़ों की सवारी किया करते थे वो बड़े ही रिच फैमिली से आते थे, वो बड़े ही अमीर फैमिली से आते थे, क्योंकि जो नाइट्स होते थे, जो इनका समुदाय हुआ करता था, वो बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। और ये सभी लोग भी तो अभिजात वर्ग के अंदर ही आते थे ना। हमने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ये सारी चीजें को पढ़ा है। इसके अलावा कई सारे नाइट्स के लोग ऐसे भी थे जिनके पास खुद के कई सारे जहाज हुआ करते थे, कई सारे बड़े-बड़े जहाजों के वो मालिक हुआ करते थे। तो आप समझ सकते हो आज के समय में तो जहाजों का मालिक होना कितना मतलब गौरवान्वित वाली बात है, कितने पैसे वाले लोग होते होंगे वो। और उस समय अगर कई लोगों के पास व्यापार करने के लिए खुद का जहाज रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है उनके जीवन के लिए और कितने पैसे वाले रहे होंगे वो लोग। तो ये अभिजात वर्ग था। नेक्स्ट हमारा था थर्ड पॉइंट जो था वो कृषक वर्ग। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं कि फ्रांसीसी समाज को, जो यूरोप के अंदर एक देश था, उसे 3 भागों में बांटा गया था। पहला तो था पादरी वर्ग, दूसरा था अभिजात वर्ग और तीसरा है कृषक वर्ग। कृषक वर्ग को भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कृषक वर्ग को भी 2 भागों में बांटा गया है। इसमें एक तो स्वतंत्र किसान आया करता था, मतलब फार्मर, और दूसरा आता था कृषि दास या सर्फ। अब देखिए स्वतंत्र किसान कहने का मतलब हो गया कि जो अपने जमीन का मालिक खुद हुआ करता था, वो स्वतंत्र रूप से अपने जमीन पे खेती बाड़ी किया कर सकता था, मतलब खेती बाड़ी करता था। अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखना, मतलब वो अपनी जमीन का खुद ही मालिक हुआ करता था। इसे हम स्वतंत्र किसान कहते हैं। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया है कि कृषि दास या सर्फ। तो ये क्या करते थे, जो कृषि दास हुआ करते थे उनके पास खुद का जमीन नहीं हुआ करता था, वो दूसरों की जमीन पे जाके कार्यों को करते थे, उनके नौकर बन के रहते थे या फिर उन्हीं के भूमि पे काम करके अपने परिवार का या अपने जीवन को चलाते थे। तो ये कृषि दास या सर्फ था। तो याद रखना है कि फ्रांस के समाज को 3 मुख्य भागों में बांटा गया था। पहला तो था पादरी वर्ग, दूसरा था अभिजात वर्ग और तीसरा था कृषक वर्ग। और कृषक वर्ग को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है स्वतंत्र किसान और दूसरा है दास। तो यहाँ पे पादरी के बारे में आपने समझ लिया, जो पूजा पाठ या फिर उपदेश देते थे, ज्ञान देते थे, ईसाइयों को सही मार्ग पर चलने के लिए रास्ता दिखाते थे। दूसरा था अभिजात वर्ग, इसमें खुद राजा भी आता था, उसके सैनिक आते थे, नाइट्स आते थे जो अमीर पार्टी हुआ करते थे, इनके अपने खुद के सिक्के थे, ये खुद का
अपना न्यायालय लगाते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको अभिजात वर्ग में देखने को मिल जाएगा। और तीसरा जो है वो है कृषक वर्ग। इसमें भी 2 भाग है, एक स्वतंत्र किसान जिनके पास खुद की खेत हुआ करता था, वो खुद से अपने हिसाब से खेती करते थे, और दूसरा था दास, मतलब जो दूसरों के खेतों पे जाके काम करके अपने जीवन यापन को चलाते थे, उसे हम कृषि दास के रूप में या सर्फ के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। अब यूरोप का जो इतिहास है, जो यूरोप का हिस्ट्री है, उसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? कौन-कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिसके माध्यम से हम यूरोप के इतिहास के बारे में जान पाते हैं? तो देखिए, भूस्वामियों के विवरण से हमें यूरोप का इतिहास पता चलता है। भूस्वामी का विवरण कहने का मतलब है उस समय के जो यूरोप के बड़े-बड़े जमींदार हुआ करते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था, जो बड़े-बड़े ज़मीनों पर खेती किया करते थे, उनके इतिहास से हमें ये सारी जानकारियाँ मिलती है। इसके अलावा मूल्यों और विधि के मुकदमों के दस्तावेज, जैसे कि चर्च में मिलने वाले जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु मृत्यु के बारे में, विवाह के बारे में, आलेख के बारे में। उस समय तो ज़्यादातर जो चीज़ें हुआ करती थी, वो चर्च में हुआ करता था। अगर कोई बच्चा जन्म लिया तो उसे लेके लोग चर्च में जाते थे, कोई मर गया तो फादर आके उसके काम क्रिया को करते थे, या कोई विवाद ही है, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो उसका भी निपटारा चर्च के पादरी अर्थात फादर और प्रीस्ट ही किया करते थे। तो वहाँ पे जो विवरण मिला है, जो पेपर्स मिले हैं, जो कागज मिला है, जो दस्तावेज मिला है, ये भी एक प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है, जिससे हम यूरोप के इतिहास के बारे में जान पाते हैं। चर्च से प्राप्त अभिलेखों ने व्यापारिक संस्थाओं और गीत एवं कहानियों द्वारा त्योहार एवं सामुदायिक गतिविधियों का बोध कराया है। देखिए, चर्च से प्राप्त जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, या चर्च से जितने भी दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, या चर्च से जितने भी कागज प्राप्त हुए हैं, उससे वहाँ के कहानियों के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार से वो जीवन जीते थे। उनके त्योहार, पूजा-पाठ, उनकी संस्कृति के बारे में पता चलता है। उनके सामाजिक गतिविधियों के बारे में पता चलता है कि वो किस प्रकार की गतिविधियाँ किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यूरोप के इतिहास के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यूरोपीय समाज में किस प्रकार के कार्य होते थे और ये स्रोत हमें कहाँ से पता चलता है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से पता चलता है, इसके इतिहास हमें कहाँ से पता चलता है, तो आप बताएँगे कि उस समय के जो मौजूदा चर्च हुआ करते थे, उस चर्च में मौजूद जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह से जुड़े दस्तावेज, इसके अलावा व्यापारिक संस्थाओं से जुड़े दस्तावेज से हमें उनके इतिहास के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सामंतवाद क्या है? सामंतवाद से क्या समझते हैं? सामंतवाद शब्द जो है वो जर्मन शब्द फ्यूड से बना हुआ है। याद रखिएगा, सामंतवाद शब्द का निर्माण जर्मनी के शब्द फ्यूड से मिलकर बना हुआ है। और फ्यूड का मतलब क्या होता है? भूमि का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा। फ्यूड का जो अर्थ होता है उसका मतलब है जमीन का टुकड़ा, मतलब ए पीस ऑफ लैंड, ए पार्ट ऑफ लैंड। तो सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को दर्शाता है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सामंतवाद क्या होता है, तो आप बताएंगे सामंतवाद एक प्रकार के कृषि के प्रोडक्शन को दर्शाता है, उत्पादन को दर्शाता है। आप किसी भी जमीन के टुकड़े पे तो खेती ही करते हैं, उससे कोई ना कोई उत्पाद ही बनाते हैं। तो यही सामंतवाद को दर्शाता है, जो सामंतों और कृषकों के संबंध पर आधारित है। सामंत का मतलब हो जाता है बड़े-बड़े जमींदार, और कृषक का मतलब होता है उन्हीं के जमीन पर खेती करने वाले कृषक। तो सामंत और कृषक के रिलेशन को यहाँ पे सामंतवाद के माध्यम से देखा जाता है। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे। कृषक जो हुआ करते थे, जो किसान होते थे, वो इसी प्रकार के सामंतों को अपनी सेवा प्रदान करते थे, मतलब उनके खेतों पे काम करते थे, उपज करते थे, और बदले में उन्हें क्या होता था कि इन लॉर्ड का, राजा का, या बड़े-बड़े जमींदार का, या बड़े-बड़े व्यापारियों के जो सैनिक होते थे ना, वो उन कृषकों को सुरक्षा प्रदान करते थे, मतलब कि सिक्योरिटी प्रदान करते थे। सामंतवाद का सर्वप्रथम काम करने वाले फ्रांसीसी विद्वान जो है उनका नाम है मार्क ब्लॉक। मार्क ब्लॉक के द्वारा सर्वप्रथम सामंतवाद के बारे में बताया गया। उन्होंने भूगोल के महत्व पर आधारित मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया, जिससे कि लोगों के व्यवहार और रुख को समझा जा सके। मार्क ब्लॉक जो थे, जो फ्रांस के ही रहने वाले थे, फ्रांसीसी विद्वान के रूप में इनको देखा जाता है। उन्होंने मानव के इतिहास को ना पहले जिस प्रकार से चलता आ रहा था उसको बदल के भूगोल के इतिहास पे परिवर्तित करने की कोशिश किया, परिवर्तन किया, जिससे आसानी से उनके व्यवहार को समझा जा सके, उनसे अच्छे रिलेशन बनाए जा सके।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पादरियों एवं बिशपों द्वारा ईसाई समाज का मार्गदर्शन। पादरी तो मैंने आपको पहले भी बताया जो पृष्ठ हुआ करते थे। तो अब हम जान लेते हैं कि पादरी और बिशपों जो थे वो किस प्रकार से ईसाई समाज के अंदर रहने वाले लोगों को मार्गदर्शन किया करते थे, मतलब उनको अच्छे राह पे चलने के लिए प्रेरित किया करते थे। ये प्रथम वर्ग के सदस्य थे। मैंने 3 वर्ग के बारे में आपको बताया है, जिसमें प्रथम स्थान पे पादरी वर्ग ही आता है, पृष्ठ ही आता है। तो ये जो पादरी थे ये प्रथम वर्ग के सदस्य थे जो चर्च में धर्म उपदेश देने का काम करते थे। अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति जो चर्च के बाहर धार्मिक समुदाय में रहते थे वो भिक्षु कहलाते थे। जो पादरी लोग चर्च में रहते थे उन्हें तो हम पादरी कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो चर्च में ना रह करके बाहर रहा करते थे, लेकिन वो भी धर्म से जुड़े कामों को ही करते थे। मतलब पादरियों की तरह ही धर्म का उपदेश करना, लोगों के मार्गदर्शन करना, ये सारे कामों को किया करते थे। तो उनको हम भिक्षु कहते हैं। याद रखिएगा कि पादरी और भिक्षु में क्या अंतर है। तो पादरी लोग जो थे वो चर्च में रहा करते थे और भिक्षु लोग जो थे वो लोगों के बीच में रहा करते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो भी पृष्ठ हुआ करते थे वो लोगों के आबादी के बीच में ना रह के उनसे दूर एकांत में रहते थे, जहां पे लोगों का भीड़ भाड़ कम हुआ करता था। लेकिन जो भिक्षु थे वो भी इन्हीं की तरह काम करते थे, लेकिन ये लोगों के बीचों में रहा करते थे, ये मठों में रहा करते थे और निश्चित नियमों का पालन करते थे। ये भी अपने बाइबल के द्वारा बनाए गए नियमों का ही पालन किया करते थे। सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है इसमें कि इनके पास राजा के द्वारा दी गई भूमियां थी। भूमियां का मतलब होता है कि जमीन के टुकड़े थे इनके पास, जिन पे वो कर उगाह करते थे। कर उगाह कहने का मतलब है टैक्स लिया करते थे। ये इस जमीन पे जो भी किसान या सामंत खेती करते थे उनसे वो टैक्स वसूला करते थे। अधिकतर गांव में अनेक अपने चर्च हुआ करते थे, हर एक गांव में। अब आपको पता है जहां पे चर्च वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है, क्रिश्चियन लोगों की संख्या ज्यादा होगी, वहां पे तो चर्च होना आम बात है। जैसे आप भारत की बात कर ले तो यहाँ पे बहुत जगहों पे आपको मंदिर तो मिल ही जाता है। तो ऐसा ही था कि उस समय वहां पे हर एक गांव में अपने अपने ही चर्च होते थे, कई सारे चर्च हुआ करते थे, जहां वो प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्म के उपदेश सुनने और सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। हर एक संडे को वहां पे आसपास के लोग जमा होते थे, पादरी द्वारा बताए गए रास्ते को अपनाते थे, धर्म उपदेश को सुनते थे, प्रार्थना करते थे अपने यीशु मसीह का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पादरियों और बिस्पों की विशेषताएं क्या क्या थी, क्या क्या खूबियां थी पादरियों की और बिस्पों का। तो देखिए इनके पास राजा के द्वारा दी गई भूमि थी, मतलब कि बहुत सारा जमीन हुआ करता था इनके पास, जिन पे वो क्या वसूलते थे, टैक्स वसूल करते थे। इसके अलावा रविवार के दिन ये लोग गांव में धर्म उपदेश दिया करते थे, धर्म के बारे में लोगों को बताते थे, ईसा मसीह के द्वारा किए गए सभी कामों को बताते थे और सामूहिक प्रार्थना भी करते थे। तो ये पादरियों की विशेषता के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा ये फ्रांसीसी समाज में प्रथम वर्ग में शामिल थे। पहले नंबर पे ये फ्रांसीसी समाज के अंदर आते थे और इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था। इन्हें कई प्रकार के अलग से अधिकार प्राप्त थे और जिसमें टाइद नामक धार्मिक कर वसूलने का इनके पास पावर था। टाइद नामक जो टैक्स वसूलता था वो पादरियों के द्वारा ही वसूला जाता था और वो आम मतलब तीसरी पार्टी के जो लोग थे जिसमें किसान वर्ग आते थे उनसे वसूला जाता था। क्लास 9th में हमने टाइड और टाइल के बारे में पढ़ा है। ये 2 प्रकार के टैक्स थे। एक तो चर्च के द्वारा वसूल किया जाता था और दूसरा राजा के द्वारा वसूल किया जाता था। तो ये इनके पास विशेषाधिकार हुआ करते थे। इसके अलावा जो पुरुष पादरी बनते थे वो शादी नहीं कर सकते थे। जिन्हें पृष्ठ बनना होता था, जो पादरी बनना चाहते थे, जो चर्च में रहना चाहते थे, जो धर्म उपदेश देने के कार्यों को करना चाहते थे, उन्हें शादी नहीं करना होता था। वो कुंवारे उनको पूरा जीवन रहना होता था। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। धर्म के क्षेत्र में जो अभिजात वर्ग के लोग हुआ करते थे उन्हें ही हम बिशप कहते हैं या फिर बिस्पो कहते हैं। और इनके पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें थी। जो ये दूसरे पार्टी के लोग थे जिन्हें अभिजात वर्ग कहते हैं, इनके पास भी जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा हुआ करता था, जमींदार हुआ करते थे, जागीरें थी इनके पास और ये भी टैक्स वसूल किया करते थे। तो ये था पादरियों और बिस्पों की विशेषताओं के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भिक्षु और मठ क्या है। तो देखिए चर्च के अलावा कुछ विशेष इस श्रद्धालु जो थे वो ईसाइयों की एक दूसरी तरफ की संस्था थी जो मठों में रहते थे। मैंने अभी आपको बताया जो चर्च में नहीं रहते थे, चर्चों के अलग रहते थे और एकांत जीवन व्यतीत करते थे। मठ मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर दूर हुआ करता था। जैसे कि लगभग लगभग आपने अभी
चर्च के बारे में देखा है, जो आम आबादी से दूर हुआ करता था। ऐसे ही जो मठ पर भिक्षु लोग रहते थे, ये भी रहते तो आम लोगों के बीच में ही थे। अपने बातों को वहाँ पे बताते थे, बाइबल के द्वारा लोगों का मार्गदर्शन किया करते थे। लेकिन इनके रहने का जो जगह था, मठ जो था, वो ये जहाँ पे आम आदमी, आम जनता, आम आबादी रहती थी, उससे थोड़ा अलग बनाते थे। उस समय के हम 2 सबसे अधिक प्रसिद्ध मठों का नाम जान लेते हैं। 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट मठ था, जो बहुत ही फेमस था, उस समय का प्रसिद्ध मठों के नाम में आता है। और दूसरा है 910 में बरगंडी में स्थापित कलूनी मठ। तो ये 2 मठ तो जो थे उस समय के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध मठों के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भिक्षुओं की विशेषताएं क्या थी। जो भिक्षु लोग थे, जो मठ में रहा करते थे, उनकी विशेषताएं क्या थी। याद रखिएगा, यहाँ पे 2 कॉमन सी बातें हैं। जो चर्च में रहा करते थे उन्हें प्रिस्ट या पादरी कहते हैं, और जो मठ में रहा करते थे उन्हें हम भिक्षु कहते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो जो भिक्षु थे, जो मठों में रहा करते थे, उनकी विशेषताएं क्या थी, उनकी खूबियां क्या थी। तो ये मठों में रहते थे, ये पहली खूबियां आप कह सकते हो कि ये मठों में रहा करते थे। दूसरा है, इन्हें निश्चित और विशेष नियमों का पालन करना होता था। ये मतलब एक नियम जो था, जो मठों के अंदर रहने वाले लोगों के लिए बनाया गया था, आप इसे नियमावली कह सकते हैं या कानून कह सकते हैं, वो इन भिक्षुओं को फॉलो करना होता था। और ये आम आबादी से दूर रहा करते थे। भिक्षु अपना सारा जीवन मतलब प्रार्थना करने में ही बिता देते थे। भगवान को प्रार्थना करने में ही अपने सारे जीवन को बिता देते थे। अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में उनका व्रत लेता था। मतलब कि वो अध्ययन भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे, कृषि जैसे शारीरिक श्रम भी किया करते थे। पादरी जो थे, वो इन कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे। मतलब पादरी जो थे, उनके कार्य के विपरीत भिक्षु की जो जिंदगी थी, उसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों हो सकती थी। दोनों मिलके भी भिक्षु बन सकते थे, महिलाएं भी बन सकती थी, पुरुष भी बन सकते थे। ऐसे पुरुषों को मॉन्क कहा जाता था, जो भिक्षु बनते थे। आपने कई सारे चाइनीज फिल्म या जापानीज फिल्म देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा मॉन्क। मॉन्क वो लोग होते हैं जो भिक्षाटन करते हैं। मतलब कि लोगों को घूम घूम के उपदेश देते हैं, उनको अच्छी जानकारियां देते हैं। तो ऐसा ही उस समय भी जो लोग घूम घूम के, मतलब भिक्षु लोगों को मॉन्क कहा जाता था। और जो स्त्रियां होती थी, जो महिलाएं होती थी, इन्हें नन कहा जाता था। इस पे कई सारे फिल्में भी हैं, जो आपने देखा होगा। नन फिल्म है एक, जो हॉलीवुड की है, वो काफी फेमस फिल्म है, हॉरर फिल्म है हालांकि। तो जो महिलाएं जो भिक्षु हुआ करती थी, उन्हें नन कहा जाता था, और जो पुरुष भिक्षु होते थे, उन्हें मॉन्क कहा जाता था। पॉइंट हमारा कहता है पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग जगहें थी जहां पे वो लोग रहते थे। ये साथ में नहीं रहा करते थे। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुनियां विवाह नहीं कर सकते थे। जैसे पादरी लोगों को अगर पादरी पृष्ठ बनना होता था तो उन्हें शादी नहीं करना होता था, ऐसे ही मॉन्क और नन की अगर हम बात कर लें, तो इन्हें भी अगर भिक्षु बनना है, मतलब मॉन्क बनना है या नन बनना है, तो ये शादी नहीं कर सकते थे। इनको भी बिना शादी के रहना पड़ता था। और इसके अलावा वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर लोगों को उपदेश देते थे। जा जाके समुदाय में, समाज में लोगों को बाइबल के बारे में ज्ञान बांटते थे। और उन्हीं से जो दान मिलता था उनको, उन्हीं से जो उनको भिक्षा मिलता था, उसी से वो अपना जीविका चलाते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है फ्रांसीसी समाज में मठों का योगदान। फ्रांसीसी समाज में, फ्रांस के समाज में मठों का क्या योगदान था। मठ के जो नन या मॉन्क हुआ करते थे, वो क्या करते थे फ्रांस के समाज के लिए। तो मठों की संख्या सैकड़ों में बढ़ने से ये एक समुदाय बन गए। जब मठों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, तो ये भी एक समुदाय के रूप में रहने लगे, जिसमें बड़ी इमारतें, भू जागीरों के साथ साथ स्कूल और कॉलेज और अस्पताल बनाए गए। जब इनका समुदाय का निर्माण हुआ, जब सारे मठ पे रहने वाले लोगों ने आ, कई सारे मठ बना लिए, तो फिर इन्होंने मठ के अलावा स्कूल भी बनवाए, कॉलेज भी बनवाए, अस्पताल भी बनवाए। इन समुदायों ने कला के विकास में भी योगदान दिया है। कला को विकास करने में भी मठों का काफी योगदान रहा है। ओबेस हिलगॉर्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था, मतलब गीत गाता था, जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कि आपने देखा होगा कि चर्च में लोग जब जाते हैं ध्यान करने या पूजा पाठ करने, तो वो अपना कुछ प्रार्थना गाते हैं। तो उसमें जो ओबेस हिलगॉर्ड था, उसने इसमें बहुत ज्यादा विकास किया, लोगों के साथ प्रार्थना को और ज्यादा अच्छे तरीके से गाने की कोशिश की। तो इनका नाम सबसे ऊपर आता है। 13वीं सदी की अगर हम बात करें,
कर ले तो भिक्षुओं के एक समूह ने, जिन्हें फ्रायर कहते हैं, भिक्षुओं का ही समूह था जो मठों पे रहा करते थे, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रायर कहते हैं। उन्होंने मठों में न रहने का निर्णय लिया। यहाँ पे क्या हुआ, 13वीं सदी में जो भिक्षु लोग मठों में रहा करते थे, वो अब ये डिसीजन ले चुके थे कि अब वो मठ में नहीं रहेंगे, तो मठ से निकल के वो फिर अलग अलग भागों में बढ़ते चले गए। तो ये फ्रांसीसी समाज में आप मठों के योगदान के बारे में देख सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे कॉलेज, स्कूल, अस्पताल बनवाए हैं, कला का विकास किया है, संगीत का विकास किया है। इसके अलावा लास्ट में जो फ्रायर थे, जो मठों के अंदर ही रहने वाले एक भिक्षु का समूह था, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब हम मठों में नहीं रहेंगे। कब? 13वीं सदी में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अभिजात वर्ग। यूरोप के सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे आता था। पहले नंबर पे पादरी आता था, दूसरे नंबर पे अभिजात आता था। तो यूरोप के सामाजिक प्रक्रिया में अगर हम अभिजात वर्ग की बात को कर लें तो ये इनका काफी योगदान था, क्योंकि राजा भी इसी के अंतर्गत आता था। ऐसे महत्वपूर्ण संसाधन भूमि पर उनके नियंत्रण के कारण था, क्योंकि वो राजा हुआ करता था, इसलिए ज्यादातर जमीनों पर उसी का अधिकार हुआ करता था। और यहाँ पे फिर क्या हुआ, एक वैसल्स मतलब नामक एक प्रथा का विकास का यहाँ पे शुरुआत हो चुका था, क्योंकि जो दूसरे नंबर पे आते थे अभिजात वर्ग, इनके पास जमीन बहुत हुआ करता था, संसाधन पर इनका नियंत्रण हुआ करता था, जितने भी रिसोर्सेज थे उनका नियंत्रण इस पे था। तो यहीं से एक वैसलेज नामक प्रथा का विकास हुआ। ये बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे। ये जो प्रथा के अंदर एक समाज का जो निर्माण हुआ है, ये किसके अंदर होता था, तो राजा के अंदर होता था या बड़े बड़े जमींदार के अंदर हुआ करता था। जबकि कृषक भूस्वामियों के अधीन होते थे। कृषक जो होते थे वो बड़े बड़े सामंत या फिर भूस्वामी जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन हुआ करता था, उनके अंदर रह के ये काम करते थे। अभिजात वर्ग जो था वो राजा को अपना स्वामी मान लेता था। अभिजात वर्ग के अंदर जितने भी लोग थे वो राजा को ही अपना स्वामी मानता था, और वे आपस में वचनबद्ध होते थे, मतलब पूर्ण रूप से नियम और कानून के माध्यम से चला करते थे। तो ये हमारे अभिजात वर्ग के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सेन्योर और लॉर्ड। सेन्योर लॉर्ड मतलब लॉर्ड एक ऐसे शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है रोटी देने वाला। रोटी देने वाले लोगों को ही हम सेन्योर कहते थे। और दास जो होता है वो उसकी रक्षा करता है, और बदले में वह उसे प्रतिदिन निष्ठावान रहता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कृषक वर्ग में जो दो लोग थे, जिसमें एक स्वतंत्र किसान था और दूसरा था दास कृषक। तो जो स्वतंत्र किसान हुआ करते थे उनके अंदर ये दास कृषक हुआ करते थे। ये दास कृषक क्या करते थे, इन स्वतंत्र किसानों के जमीन पे काम करते थे, और इसके बदले में वो उसे सिक्योरिटी देता था, भोजन देता था, रोटी देता था। तो इस संबंधों में व्यापक रीति रिवाजों और शपथ लेकर की जाती थी। मतलब जो भी स्वतंत्र किसान होते थे या फिर जो भी बड़े जमींदार हुआ करते थे, वो उनसे शपथ दिलवाते थे कि वो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहेगा, सही तरीके से काम करेगा। तो यही सेन्योर और लॉर्ड का मतलब था। सेन्योर का मतलब एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। सेन्योर शब्द का मतलब होता है कि रोटी देने वाला। अब रोटी देने वाला तो रोटी देने वाले को तो आप भगवान ही समझते हो ना, जो आपके भूख को खत्म करता हो, रोटी देता हो। तो यहाँ पे सेन्योर और लॉर्ड इसी प्रकार से जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अभिजात वर्ग की विशेषताएं। अब अभिजात वर्ग की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत हुआ करती थी, क्योंकि ये राजा हुआ करता था, ये बहुत ही धनी हुआ करते थे, इनके अंदर बड़े बड़े भूस्वामी आया करते थे। उनका अपनी संपदा पर अस्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण था। अभिजात वर्ग के लोगों का अपनी संपत्ति पे, अपने रिसोर्सेज पे पूर्ण रूप से नियंत्रण हुआ करता था। वो उसके मालिक खुद होते थे और उन्हें टैक्स वगैरह देने की जरूरत नहीं होती थी। वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ा सकते थे। उनके पास अपनी सामंती सेना भी हुआ करती थी। उनके पास कई सारे ऐसे बड़े व्यापारी थे या बिजनेसमैन थे, या कई सारे ऐसे जमींदार थे जिनके पास खुद की सेना हुआ करती थी, और वो अपनी सैनिकों को बढ़ा और घटा सकते थे। इनकी स्वतंत्रता थी उनके पास। वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे। वो स्वयं ही किसी बात को लेके न्यायालय के जैसे अपने फैसले को सुना सकते थे। यहाँ तक कि वो खुद की अपनी मुद्रा को प्रचलित कर सकते थे, अपने करेंसी बना सकते थे। वो अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक थे। मतलब उनके जमीन पे जितने भी लोग बसाए जाते थे या फिर रहते थे, उन सभी लोगों के मालिक के रूप में वह अभिजात वर्ग, चाहे वो बड़ा जमींदार हो, भूस्वामी हो, राजा हो, व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, उन सभी का मालिक हुआ करता था।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कृषक वर्ग। तो स्वतंत्र और बंधकों, बंधकों का मतलब होता है दास। उस समय जिन्हें बंधक बना के रखा जाता था उसे हम दास कहते थे। तो स्वतंत्र और बंधकों का यह वर्ग था कृषक वर्ग। यह वर्ग एक विशाल समूह हुआ करता था, मतलब इसमें सबसे ज्यादा लोग रहते थे। मैंने भी आप तक आपको तीन भाग बताए हैं। पादरी वर्ग है, अभिजात वर्ग है और कृषक वर्ग है। तो सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या किसी की थी तो वो कृषक वर्ग की ही थी। जो पहले दो वर्ग पादरी और अभिजात वर्गों का भरण पोषण करता था। मतलब पादरी भी इससे टैक्स वसूला करते थे, अभिजात वर्ग भी इससे टैक्स वसूला करते थे। तो कहा जाता है कि ये तीसरा कृषक वर्ग था। इन्हीं के कारण पहले वर्ग अर्थात पादरी वर्ग और दूसरा वर्ग अभिजात वर्ग का भरण पोषण होता था। उनका खाना पीना इसी तीसरे वर्ग के कारण ही हो पाता था। अब हम बात करेंगे काश्तकार दो प्रकार के होते हैं। पहला तो था स्वतंत्र किसान और दूसरा था सर्फ, जिसे हम कृषि दास कहते हैं। ये ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ा है, पहले की स्लाइड में भी हमने स्वतंत्र किसान और सर्फ जिसे हम कृषि दास कहते हैं उसके बारे में पढ़ रखा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है स्वतंत्र कृषकों की भूमिका। स्वतंत्र कृषक की भूमिका क्या हुआ करती थी? क्योंकि मैंने कृषक के बारे में बताया है कि पहला तो स्वतंत्र किसान हुआ करता था और दूसरा कृषि दास हुआ करता था। तो स्वतंत्र किसान के बारे में पहले जान लेते हैं। स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकर के रूप में देखते थे। जो स्वतंत्र कृषक थे वो अपने भूमि को जो उनके सामंत से प्राप्त हुआ हो तो अपने हिसाब से उनके ऊपर खेती करते थे। काश्तकार के रूप में देखते थे कि उनके मालिक के रूप में वो देखते थे। पुरुष का सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक था। मतलब जितने भी पुरुष हुआ करते थे उनको सैनिक में भर्ती होना जरूरी था। वर्ष में कम से कम 40 दिन तो उन्हें सैनिक बन के वहां पे बिताना ही पड़ता था। एक वर्ष में कम से कम 40 दिन उनको अपना सेवा सैनिक के अंदर देना पड़ता था। इसके अलावा कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह में कम से कम 3 दिन या फिर उससे अधिक कुछ निश्चित समय तक करने पड़ते थे। जितने भी कृषक के परिवार थे, जितने भी छोटे-छोटे किसान थे या फिर आप जितने भी कह सकते हो कृषि दास हुआ करते थे, वो इन के जमीनों पर जाके कम से कम 3 हफ्ता या फिर उससे अधिक समय तक इनको काम करना ही पड़ता था। ये नियम था। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य श्रम कार्य जैसे कि गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना, बाड़ बनाना मतलब जंगलों को चारों तरफ से घेरना या खेतों को चारों तरफ से घेरना, सड़कें बनाना, सड़कों की मरम्मत करना, इन सभी कामों को भी इनसे करवाया जाता था। खेतों की मदद करने के लिए स्त्री एवं बच्चों के अन्य कार्य भी होते थे, जैसे सूत काटना, कपड़ा बुनना, मोमबत्ती बनाना और कई सारे अंगूरों का रस निकालकर मदिरा तैयार करना। तो ये सब महिला और बच्चों का काम हुआ करता था, जो उस समय स्वतंत्र कृषकों की भूमिका के रूप में देखा जाता है। अब हम बात करेंगे टाइल के बारे में। देखिए ये टाइल है। टाइल क्या था कि राजा द्वारा जो किसानों से टैक्स लिया जाता था, राजा के द्वारा जो किसान टैक्स वसूलते थे तीसरे वर्ग से जिसमें किसान लोग आते थे, इनसे दो प्रकार के टैक्स वसूले जाते थे। पहला तो पादरी वर्ग वसूलता था जिसे हम टाइल कहते हैं। दूसरा राजा या फिर अभिजात वर्ग वसूल करता था जिसे हम टाइल कहते हैं। ये प्रत्यक्ष कर को हम टाइल कहते थे। तो ये टाइल के बारे में था। अब हम श्रम अधिवेश के बारे में जान लेते हैं। कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 दिन या उससे अधिक कुछ निश्चित समय दिया जाता था जब तक उनको उनके जमीन पर काम करना होता था। इस श्रम से होने वाला जो उत्पाद था, जो प्रोडक्ट इससे तैयार होते थे, तो श्रम अधिवेश कहलाते थे। जब कृषकों के परिवार के कुछ लोगों को जमींदारों के या फिर जागीर मालिकों के या फिर लॉर्ड के जमीन पे जो काम करना पड़ता था और इससे जो भी उत्पादन होता था, जो भी प्रोडक्ट तैयार होता था, उसे हम लेबर रेंट कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में इसे हम श्रम अधिवेश कहते हैं। और ये सीधा लॉर्ड के पास जाता था। ये जितने भी प्रोडक्ट तैयार होते थे, ये सीधा लॉर्ड जो उस जमीन का मालिक हुआ करता था, उसके पास जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है 11वीं शताब्दी तक यूरोप में विभिन्न प्रौद्योगिकी में बदलाव। 11वीं शताब्दी तक क्या क्या बदलाव हुए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे के भारी नोक वाले हल और सांचेदार पटरे का प्रयोग होने लगा। पहले जो लकड़ी के हल के माध्यम से खेती वगैरह होता था, अब उसके जगह पर लोहे के फल आ गए, फाल कहते हैं उसको, जिससे खेत को जोता जाता है। पशुओं के गले के स्थान पर जुआ अब कंधे पर आ गया। जुआ कहने का मतलब है जो गले में उनको बांध के खेतों को जोता जाता था, अब वो गले में बांध करके नहीं बल्कि उनके कंधे पर उसको रख के खेतों को जोता जाने लगा। घोड़े के खुरों पे अब लोहे का नाल का प्रयोग होने लगा, क्योंकि घोड़ा चलते चलते उसके पैर छिल जाते थे, इसलिए उसमें अब लोहे का नाल ठोक दिया जाने लगा जिससे उनके पैर ज्यादा घायल न हो पाए। इसके अलावा कृषि के
के लिए वायु और जल शक्ति का प्रयोग होने लगा। खेती के लिए पानी का उपयोग अब अच्छे तरीके से उपयोग में लाने लगा। इसके अलावा संपीड़कों और चक्कियों में भी वायु तथा जल शक्ति का प्रयोग होने लगा। कई प्रकार के खेतों में छिड़काव के लिए भी पानी का उपयोग होने लगा। चक्की के लिए जिससे बिजली तैयार किया जाता था या फिर पानी को घुमा-घुमा के उससे पानी निकाला जाता था। इन सभी के लिए भी इन सभी चीज़ों का उपयोग होना शुरू हो गया। 2 खेतों की व्यवस्था के स्थान पर 3 खेतों वाली व्यवस्था का उपयोग कृषि उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी शुरू हो गया। 2 खेती या फिर 2 खेत कहने का मतलब है कि पहले जिस जमीन पर 2 प्रकार के फसलों को उगाया जाता था, अब उस पे 3 प्रकार के फसलों को उगाया जाने लगा, जिससे खेती में और ज़्यादा तरक्की देखने को मिला। ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाए जाने लगे। भोजन की उपलब्धता भी दोगुनी हो गई। जहाँ पे पहले भोजन की कमी हुआ करती थी, अब वो भोजन की उपलब्धता ज़्यादा हो गया। कृषकों को बेहतर अवसर प्राप्त हुआ। अब वो खुशहाली से अपना जीवन जी सकते थे, क्योंकि पहले जो वो एक खेती किया करते थे एक ज़मीन के टुकड़े पे, तो उससे अब 2 या 3 खेती करना शुरू कर दिए, तो इससे उनके आमदनी में भी बढ़ोतरी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जोतों का आकार छोटा होने लगा, मतलब खेतों को छोटा किया जाने लगा ताकि कृषि अच्छे तरीके से हो। अधिक कुशल और कृषि कार्य करने शुरू हो गए, मतलब पहले से जो किसान थे अब वो ज्यादा कुशल हो गए, मतलब खेती करने के नए नए तरीकों को सीखने लगा। अधिक बीजों को बोने लगा, अधिक से अधिक फसलों को उगाने लगा। कृषक के पास अन्य गतिविधियों के लिए भी समय हुआ करता था, वो खेती के अलावा अन्य प्रकार के कार्यों को भी करते हैं, जैसे कि ब्रेड बनाने वाले कंपनी में लग जाना, दूध पहुँचाना, पशुओं को पालना। तो कृषक जो हुआ करते थे बेसिकली वो खेती के अलावा अन्य कार्यों को भी किया करते थे। पॉइंट हमारा कहता है 14वीं शताब्दी का संकट। देखिए 14वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप को आर्थिक विस्तार जो था वो धीमा हो गया। यूरोप में जो आर्थिक विस्तार है, मतलब इकोनॉमिकल आप कह सकते हैं प्रोग्रेस जो था वो अब धीरे-धीरे होने लगा। पहले की तरह वो सही नहीं चल रहा था। 13वीं सदी के अंत में उत्तरी यूरोप में तेज ग्रीष्म ऋतु और ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगा। पैदावार पे इसका इफेक्ट देखने को मिला। जो खेती करने वाले किसान थे उनके फसलों पर इसका इफेक्ट देखने को मिला, क्योंकि जिस प्रकार से बहुत ज्यादा गर्मी हो गया और बहुत ज्यादा ठंडी हो गया, तो ऐसे में फसल बर्बाद होने लगे, तूफान आने लगे। और उससे क्या हुआ कि जो प्रतिष्ठान थे या जो खेती बाड़ी था वो सब नष्ट हो गए। सरकार को करों से आमदनी में कमी हो गई। जो सरकार टैक्स वसूला करता था इन किसानों से, उससे भी अब कम आमदनी होने लगा, क्योंकि अब किसान के फसल बर्बाद हो चुके थे। अब जब फसल ही नहीं है तो वो टैक्स कहाँ से देगा? इसके अलावा पहले की गहन जुताई में 3 क्षेत्रीय फसल चक्र की भूमि कमजोर हो गई। जो पहले लोग एक ही जमीन के टुकड़े पे 3-3 तरह के फसलों को उगा लेते थे, तो इससे क्या हुआ, जमीन की जो उर्वरक क्षमता थी, पैदावार करने की क्षमता थी, वो अब कम हो गया, क्योंकि वो 3-3 खेती कर लिया करते थे, तो इससे अब फसल पहले की तरह पैदावार नहीं हुआ करते थे। चारागाहों की कमी से पशुओं की संख्या में कमी आ गई। जिस प्रकार से अधिक गर्मी और अधिक ठंड पड़ने लगी, तो इससे समतल मैदान में जो घास उगते थे, जिसे पशु खा के अपना जीवन चलाते थे, उसमें भी कमी आने लगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधन कम होने लगा, जनसंख्या में बहुत ही तेजी से वृद्धि होने लगा। 1315 से 1317 में यूरोप के अंदर भयंकर अकाल हुआ, मतलब कि खाने के बिना लोग मरने लगे। 1320 ईस्वी में अनेक पशुओं की मौत हो गई, पशु भी मरने लगे, क्योंकि पशुओं में भी बीमारी फैल गया था और बहुत सारे पशुओं को भोजन सही से नहीं प्राप्त हो रहा था। ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी हो गई। यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया और सर्बिया था, जहाँ पे चांदी मतलब कि खोद के निकाला जाता था, उसके उत्पादन में भी कमी देखने को मिला। धातु मुद्रा के व्यापार में भी कमी आ गया, क्योंकि धातु निकल ही नहीं रहा था, धातु खुदाई में प्राप्त ही नहीं हो रहा था, तो ये भी व्यापार एक प्रकार से ठप पड़ गया। जलपोतों के साथ चूहे आए, जो प्लेग जैसी महामारी को वहां पे फैला दिया। मतलब जलपोत कहने का मतलब है कि जो व्यापारी जहाज के माध्यम से व्यापार करने जाते थे, तो वो दूसरे दूसरे जगह से ऐसे चूहे उनके साथ जहाज में आ गए, जो उनके जगह पर प्लेग फैला दिया। प्लेग एक ऐसा बीमारी था जिससे हजारों लोग मारे गए, हजारों पशुओं की मौत हो गई। तो यहाँ पे बहुत एक खराब समय माना जाता है 13वीं सदी को। इसके अलावा विनाश लीला हुआ। विनाश लीला कहने का मतलब है कि बहुत समय खराब हुआ, जब चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। ये एक आर्थिक मंदी का प्रमुख कारण बना और इससे मजदूरों की संख्या में भी कमी आई। मजदूरों की दर में 250% दर की कमी यहाँ पे देखने को मिला। और मतलब कि जो मजदूर
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है राजनीतिक परिवर्तन। अब हम राजनीतिक परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं, राजनीतिक परिवर्तन क्या होता है। तो पहला पॉइंट तो हमारा है नए शक्तिशाली राज्यों का उदय। राजनीतिक परिवर्तन में यहाँ पे नए शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ है, संगठित अस्थायी सेना का निर्माण हुआ है, एक अस्थायी नौकरशाही का निर्माण हुआ, राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित हुई, टैक्स वसूलने के नए नियम बनाए गए। तो ये राजनीतिक परिवर्तन में पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है नई शासन व्यवस्था पूरी व्यवस्था से भिन्न थी। शासन अब पिरामिड के शिखर पे नहीं था, जैसे कि आपने देखा था कि फ्रांस के समाज को 3 अलग-अलग भागों में बांटा गया। तो ये जो भाग बांटा गया ये तो पिरामिड की ही तरह था ना। सबसे पहले पादरी, उसके बाद अभिजात और सबसे नीचे किसान वर्ग आते थे। तो अब जो ये राजनीतिक परिवर्तन हुआ फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इसी समय में, तो उस समय अब पिरामिड नहीं था। अब कोई ऊपर और कोई नीचे नहीं था। ये पिरामिड अब खत्म हो चुका था। जहां राजभक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी हुई थी। अब व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायी तंत्र तक केंद्र बिंदु था। अब यहाँ पे समझिए कि जब ये पिरामिड टूटा उसके बाद लोग आत्मनिर्भर बनना शुरू हुए, खुद से व्यापार करना शुरू हुए, खुद से अपनी रोजी रोटी ढूंढना शुरू हुए, क्योंकि 13वीं सदी के समय में तो यहाँ की स्थिति बहुत बेकार थी। प्लेग के कारण पशुओं की मृत्यु हो गई, बहुत सारे पशुओं की, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। और इससे ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंड होने के कारण वहां पे फसलें नष्ट हो गई। तो ये एक समय ऐसा था ना जो आर्थिक मंदी का था वहां पे। तो ये पॉइंट जो है वो राजनीतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। इस तरह से आपने देखा क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 4 जिसका नाम था 3 वर्ग यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।